नमस्कार। विचारक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये हम एक आर के लिए इनिशिएटिव है कि 25 प्रश्न हैं इसमें, ठीक है। आर के लिए 25 प्रश्न सामान्य विज्ञान के, और मैं इस 25 प्रश्न को पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि इसका मतलब क्या है। ये आपको मतलब ये ट्राई करेंगे कि 25 क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाए। और इसमें एक ही सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आपका जो है फिजिक्स भी है, प्लस केमिस्ट्री भी है, प्लस बायोलॉजी भी है, प्लस इन्वायरमेंट या मतलब कहिए कि सामान्य कुछ है। मतलब कुल मिला करके 25 प्रश्न हैं और आर एकदम उसी के लिए है ही, डेडिकेटेड उसी के लिए। तो पूरा आराम से देख लीजिएगा। 2-4 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में। ये कुछ इससे मिल जाएंगे जो सीधे सीधे PDF पर है, और कुछ जो है एक्सप्लेनेशन से मिल जाए जो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो थोड़ा उसको ध्यान रखिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या है? सिंपल डेफिनेशन। आजकल कमीशन जो है इस तरह क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बनाना शुरू कर दिया है। मतलब सीधे सीधे छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं बनाता है। स्टेटमेंट वाइज में क्या होता है, आपको एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। जैसे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा बदलना, मतलब क्या? मतलब जैसे है क्या कि मान लीजिए ये शीशा है, ठीक है। अब लाइट की रे यहाँ से जा रही है, ये क्या है, ये एयर मान लीजिए, ये क्या मान लीजिए, ग्लास मान लीजिए, शीशा है। यहाँ से जब जाएगी तो ये क्या काम करेगी, अपना दिशा बदल देगी थोड़ा सा। मतलब कि ये जो है अपना दिशा बदल देगा। अब इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करना अलग बात है कि नॉर्मल की तरफ बढ़ेगा, कब नॉर्मल से दूर जाएगा, ये सब थोड़ा सा कंडीशन है। स्नेल का नियम वगैरह इस आप नहीं पता पढ़ लीजिएगा। मैं केवल बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग नहीं पढ़े उनको इतना बेसिक पता होना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाती है तो अपनी दिशा क्या कर देती है, बदल देती है। उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे एग्जाम्पल तौर पे क्या दिया है कि पानी में डूबी पेंसिल, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी में कोई चीज़ डूबा हुआ है या पेंसिल डूबी हुई है, पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। या कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि पानी में जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है, कोई बर्तन है सामान्य, और इसमें पानी भरा हुआ है, तो इसमें कोई सिक्का पड़ा हुआ है, तो सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? तो किस कारण होता है, अपवर्तन के कारण। तो ये कुछ पॉइंट जो ध्यान रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन। तो इसका एग्जांपल भी क्लियर हो गया कि पानी में डूबी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन था अपवर्तन में लाइट से रिलेटेड। दूसरा क्या है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, देखिए, जब कोई वस्तु अपने विराम या एक समान गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन है और कोई यहाँ पर बॉडी रखा हुआ है। अब ये बॉडी तब तक नहीं घूमेगी, मतलब ये बॉडी जो है ये तब तक नहीं मूवमेंट करेगा, मतलब न तो इधर जाएगा और न ही इधर जाएगा जब तक कोई बाहर से इस पर बल न लगा दे। और अगर कोई बॉडी मान लीजिए इसी प्लेन पर चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, तो ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि कोई इसको रोके ना। चाहे घर्षण बल लग जाए, चाहे ऊपर से बाहर बस कोई बल लग जाए, तभी रुकेगा, नहीं तो ये नहीं रुकने वाला है, ठीक है। यही क्या है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। जड़त्व मतलब होता है कि जड़ता टाइप, मतलब जैसे कि एक जगह अगर ये अपने फॉर्म में है तो ये जल्दी चेंज नहीं होगा, मतलब चेंज ही नहीं होगा जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। जैसे अगर ये चल रहा फिर चलता रहेगा, अगर ये बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी, लेकिन अगर ये बॉडी यहाँ पर रुका हुआ तो ये रुका रहेगा, चलेगा ही नहीं, कुछ भी कर लीजिए। तो ये क्या है, चाहे इसको जड़त्व का नियम बोल दीजिए, चाहे न्यूटन की गति का प्रथम नियम बोल दीजिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। और यही क्वेश्चन जब तक साइंस में जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। अब आता है विद्युत धारा की SI यूनिट क्या है? ये तो आपको रटा होगा, एम्पियर। थोड़ा सा ही पढ़ेंगे तो एम्पियर रटा होगा। अब एक क्वेश्चन है, ये देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। टॉपिक देख रहे हैं, डाइवर्सिटी है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक से उठा कर सब कुछ पूछ लिया गया है। तो थोड़ा सा एक से क्या होगा, बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगी आपको। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है?
न्यूटन के अनुसार, किसके अनुसार? न्यूटन का। अभी न्यूटन का गति का नियम देखे थे, अब न्यूटन का यहाँ पर भी एक नियम है। क्या है कि दो वस्तुओं के बीच, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी यम है और एक यम2 है, मतलब यम1 मान लीजिए, ये है m2 मान लीजिए, ठीक है। कह रहे हैं कि दो वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब जो ये बीच में इनके गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है, एक दूसरे को खींचते हैं, ये क्या है इसका नियम? इसका नियम है कि उनके द्रव्यमानों का गुणनफल, मतलब m1 m2, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, m1 और m2 के समानुपाती होता है। जो f है, क्या कहा कि f जो है, अभी हम आपसे कहें कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? m1 m2 है, मतलब पहला द्रव्यमान और दूसरा द्रव्यमान दोनों का गुणनफल का अनुक्रमानुपाती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब अगर इनके बीच की दूरी r है मान लीजिए, तो ये डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा। ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर अभी ऊपर गुणा वाला बात हो रहा था, अब यहाँ भाग वाला बात हो रहा है। व्युत्क्रमानुपाती इस तरह दिखाया जाता है, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। तो क्या रहा ये? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यही है। उसके बाद क्या? ध्वनि की गति किस माध्यम सबसे तेज होती है? ये तो आपको पता ही होगा। ठोस माध्यम में, याद रखिएगा, हवा मत समझ लीजिएगा। ठोस माध्यम में जैसे लोहा है, उसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे पेपर में। उसके बाद परमाणु की खोज किसने की? तो आपने पढ़ा ही होगा। परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने। पीएच मान क्या दर्शाता है? पीएच आपको पता होगा ये बात कि जैसे 7 होता है, एक होता है 7 से ऊपर है, ये मतलब 7 से ऊपर मतलब 8 9 ये वाला चिन्ह इसके दिखाएगा। और 7 से कम क्या होगा? 7 से कम जैसे 6 5 इस तरह का। तो पीएच मान क्या दर्शाता है? आराम से समझिएगा। जैसे किसी विलयन की अम्लीय क्षारीय प्रकृति को, कोई विलयन है, सॉल्यूशन है कोई, वो अम्ल है या क्षार है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको पीएच मान से। जैसे अगर 7 से ऊपर जिसका पीएच मान होगा इधर साइड 8 9 10, तो वो क्या होगा? वो होगा क्षारीय। लेकिन अगर 7 से कम किसी का होगा, मतलब जिससे मान लीजिए 6 5 4 इस तरह का, तो ये क्या होगा? अम्लीय होगा। लेकिन जो 7 के बराबर जिसका होगा वो क्या होगा? 7 से बराबर अगर है तो वो होगा उदासीन। अब उदासीन से पानी है, अब पानी आपको कैसा लगता है? ना तो खट्टा लगता है, तो कैसा होगा ये उदासीन है। अब 7 से कम है, जैसे मान लीजिए सिरका वगैरह देख लीजिए, या मतलब कोई अम्ल देख लीजिए, तो वो खट्टा चीज़ वो क्या होगा? वो 7 से कम रहेगा पीएच मान। और 7 से ऊपर, जैसे अभी आपको पूछा जाता है कि आपका ब्लड कैसा है, तो ब्लड का पीएच मान जो है ज़्यादा होता है थोड़ा सा, तो क्षारीय होगा। तो ये सब पता होना चाहिए। क्षारीय में क्षार जितने भी आते हैं सब 7 से ऊपर ही होगा पीएच मान, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो शुरुआत में अगर आप थोड़ा सा भी पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 1 होता है, शुरुआत में ही रहता है ये। अब आता है रासायनिक बॉन्ड, मतलब केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन के प्रकार बताइए, कितने प्रकार होते हैं? आयनिक होता है एक सहसंयोजी होता है, एक धात्विक होता है। जैसे आयनिक में क्या होता है कि अभी हमने आपको शायद कभी पढ़े होंगे आप कि जैसे NaCl है, इसमें क्या होता है? Na प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लेता है ना। तब ये क्या बनते हैं? मतलब यहाँ से दिख रहा है कि इनके पास एक कम है, इनके पास एक ज़्यादा है, तो एक दूसरे से लेन देन करके क्या बनाते हैं? एक बॉन्ड बनाते हैं। तो वही क्या है? आयनिक बॉन्ड। उस तरीके से सहसंयोजी बॉन्ड कि मतलब एक तुम दो एक मैं दूँ, ये सहसंयोजी बॉन्ड होता है। और एक धात्विक बॉन्ड होता है जो धातु बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक पॉइंट देखिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो आपको रटा होगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, ठीक है ना। ये बेसिक एकदम है, मतलब क्लास 6 में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि H2O इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है। उसके बाद मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? ये तो सिंपल सी बात है, बेसिक बताने वाली बात है। 206 होती हैं, होती ज़्यादा हैं, होती लगभग 300 हैं, लेकिन जब बचपन मतलब शुरुआत में, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है? कम होती है, मतलब कई हड्डियाँ आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो ये क्या वजन में कितने आ जाती हैं? 206 पर आ जाती हैं। तो एक पॉइंट जो है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि
ये देखिए डीएनए का पूरा नाम क्या है। अब डीएनए के बारे में कुछ और डिटेल पढ़े ही होंगे, लेकिन डीएनए का बेसिक नाम क्या है, फुल फॉर्म जो बोलते हैं क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। उसी तरीके से आपको आरएनए का भी पता होना चाहिए, क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा ये भी जरा जगह थोड़ा सा पढ़िएगा कि प्रोटीन कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है, या आरएनए डीएनए में अंतर क्या होता है, इस थोड़ा सा डिटेलिंग कर लीजिएगा, काम आएगा। और ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इनका काम क्या है। जैसे आपका डीएनए है, डीएनए काम क्या होता है, डीएनए क्या होता है कि जेनेटिक चीज़ों को एक दूसरे से ट्रांसफ़र करना, है ना, जेनेटिक चीज़ों को, ये तो आपको पता ही होगा। थोड़ा सा भी हेरिडिटी जो आती है, अनुवांशिकता, डीएनए की वजह से आती है ना, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख रहिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। जैसे फोटोसिंथेसिस क्या है, जैसे मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन निकालता है। इसीलिए तो हम लोग पेड़ लगाते हैं ताकि ऑक्सीजन ढेर सारा मिले। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि पेड़ ज़्यादा इसलिए लगाया जाता है ताकि ऑक्सीजन खूब मिले। अगर ऐसा ना होगा, अब मान लीजिए आपसे में CO2 दिया हुआ है, अब आप मार रहे हैं CO2 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, CO2 लेता है प्रकाश संश्लेषण में, ना कि देता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्लियर है। उसके बाद है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है विटामिन डी कमी से, ये तो आप रटे होंगे, सर ऐसा क्या बोल रहे हैं, रटे होंगे क्या, रिकेट्स, जो हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। आपने देखा भी होगा कई बार, फिगर में देखा भी होगा रिकेट्स वाला स्थिति। उसके बाद मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है। देखिए मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट चर्चा किया था कि 7.35 से 7.45। अब ये 7 से क्या ज़्यादा है ना, दिख रहा है आपको, अब ये 7 से ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये कैसा होगा, क्षारी होगा। कैसा होगा, क्षारी, अम्ली नहीं होगा। अब मत समझिएगा अम्ल होगा क्षारी होगा, कभी आए भी तो डाउट मत रहिएगा कि अम्ली होगा क्षारी होगा, ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, ये तो आपको पता ही होगा, 8 होते हैं, 8 है ना। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, सबसे नज़दीकी तारा पूछा, ध्यान रखिएगा, ग्रह नहीं पूछा है, पता चला कि वो भी सोच के मार रहे हैं, ग्रह है ना। कौन है, सूर्य। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, तो ये है सूर्य। आप सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं वो भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये पूछता है कि मतलब ये सूर्य मान लीजिए सन है, अब इसके बाद कौन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे करके है ना। अच्छा एक न्यूज भी है कि मंगल ग्रह पर कोई लड़की जाने वाली है जो कि जाएगी, वापस नहीं आ पाएगी। मतलब ये न्यूज़ आपने सुना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें कि ऐसा न्यूज़ कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी देखो कि ये सुधांशु जो है गए हुए हैं, है ना, अंतरिक्ष में, स्पेस स्टेशन पर, तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सब करंट की बातें हैं, पढ़ते वक्त ऐसे ना थोड़ा सा रिलेट करते रहिए, ना पता चला कि सब गायब हो जाएगा एक तरफ से। उसके बाद क्या है, लेजर का मैं तो आपको कहूँगा लेजर का फुल फॉर्म में देख लीजिएगा, ठीक है ना। लेजर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, चिकित्सा में, संचार में, उद्योग में, ठीक है। लेज़र है कि मेज़र भी है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसी से रिलेटेड। अच्छा एक और भी पॉइंट आता है, जैसे मान लिया आपका क्या बोलते हैं, वाईफाई, सुना होगा नाम ना, कभी कभी पूछता है वाईफाई, और क्या पूछता है, लाईफाई। वाईफाई क्या होता है, वायरलेस, ये वायरलेस फिडेलिटी होता है। ये लाईफाई क्या होता है, लाइट फिडेलिटी होता है ना, लाइट फिडेलिटी। ये आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, मतलब लाइट का यूज करते हैं यहाँ पर। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। बाकी उसके बाद क्या है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, ये थोड़ा देखिएगा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये कौन सिद्धांत है, यह नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन। ये ध्यान रखिएगा, एक है न्यूक्लियर फिशन, यहाँ पर एक विखंडन और संलयन। संलयन क्या होता है, मतलब जोड़ते हैं, वहाँ से बनता है एनर्जी, निकलता है। और ये क्या है, नाभिकीय विखंडन, ये ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद ग्रीन हाउस का मुख्य कारण क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको थोड़ा सा मतलब कि ट्राई करिएगा कि याद रहे, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज करता है। तो ग्रीन हाउस का मुख्य कारण क्या है इसमें, कि CO2 और मीथेन जैसी गैसें होती हैं इसमें। CO2 कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कई बार कंफ्यूज करेगा। ये गैस का नाम याद रखना, आपको कुछ करना नहीं है, गैस का नाम याद रखना है। उसके बाद ओजोन परत किस गैस से बनी होती है, ओजोन परत किससे बनी होती है, ये तो आपको पता ही होगा ना, फार्मूला याद हो गया, O3 रटे होंगे वो। उसके बाद कहता है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण, कि ग्रीन हाउस गैसेज जो होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, अब यहाँ से
सूर्य से लाइट मतलब आती है, अब यहाँ से हीट भी आता है, अब आएगा, लेकिन यहाँ के वायुमंडल जो है इसको आने देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे, यहीं रोक लेंगे। कौन कौन से ग्रीन ये होते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस ये होती हैं, ये रोक लेती हैं, मतलब जाने नहीं देती हैं वापस। और इसी की वजह से क्या हो जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब गर्मी बढ़ाता है, इसका मतलब ये है वैश्विक तापन इसको बोलते हैं। एक ये हो गया। पॉइंट 23 मतलब क्वेश्चन नंबर 23, ये देखिए इसमें क्या है, जैव विविधता का अर्थ क्या है, जैव विविधता का क्या अर्थ है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसी क्षेत्र में जीवों की प्रजातियों की विविधता, कोई क्षेत्र है मान लीजिए यहाँ पर, और जीवों की कोई क्षेत्र है, यहाँ पर जो जीवों की प्रजातियों की विविधता है, मतलब अलग अलग तरीके, मतलब एक ही नहीं, एक ही जीव खूब ढेर सारा पाया जाता है वो जीव जैव विविधता हो जाए, नहीं, अलग अलग प्रकार के जीव कितने पाए जाते हैं ये मैटर करता है। तो क्या होगा ये होगा जैव विविधता, इसका मतलब ये हो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए जाकर नीचे वगैरह भी पढ़ लीजिएगा, वो भी क्वेश्चन आता है। अच्छा कभी कभी तो पीसीएस लेवल चीज़ें होती हैं कुछ की, मतलब कि अल्फ़ा बीटा गामा ये थोड़ा सा देखना होता है। बाकी अक्षांश के हिसाब से जो है विविधता चेंज होती है, तो ज्योग्राफी में थोड़ा आता है, कभी डिटेल में इस पर एनालिसिस में बताएंगे आपको कि मतलब जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, अब ये 0 डिग्री है, ठीक है, अब यहाँ पर ये ऊपर जब जाएंगे तो क्या होगा, अक्षांश क्या होता है बढ़ता जाता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री आ जाता है, तो आपको पता ही होगा। अब ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खूब जैव विविधता पाया जाता है ना, पता होगा आपको कि विश्वत रेखा थी, यहाँ पर मौसम ऐसा होता है उष्णकटिबंधीय, तो यहाँ पर जैव विविधता खूब पाई जाती है। लेकिन जब ऊपर धीरे धीरे जाएंगे जैव विविधता कम होती जाती है, पड़ा हुआ, क्योंकि ऊपर जाकर जब ध्रुव की तरफ पहुँचते हैं तो वहाँ पर मौसम जो है क्या हो जाता है, ठंडा होने लगता है, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ा ऐसा होता है। और इससे क्या होता है, कई तरह के अलग अलग जीव जंतु में भी परिवर्तन आता है। यहाँ पर कुछ अलग तरीके के पेड़ पौधे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं, पता होगा आपको विश्व रेखी पे, जियोग्राफी में आपने देखा होगा जी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है CFC, CFC का पूरा नाम क्या है, CFC का पूरा नाम क्या है, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कहाँ यूज होता है देखिएगा थोड़ा सा। अच्छा AC वगैरह आपने देखा होगा जो आप यूज करते हैं, तो उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का यूज होता है ना। और एक आता है वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा क्या है, कि वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन, ये तो पता ही होगा आपको ना कि वाहन धुआं से क्या निकलता है, जो एक बहुत फेमस होता है CO निकलता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या काम करता है, ये इतना मतलब कि सोचिए कि आपके शरीर में ब्लड है, ठीक है, ब्लड मतलब खून है, इसमें ऑक्सीजन है, लेकिन जब CO आता है तो ये ऑक्सीजन से पहले यही रिएक्शन कर जाता है, मतलब इसके साथ में, ब्लड के साथ में, और इसके साथ में रिएक्शन करके करता है कि इसको जो है नुकसान पहुंचाने लगता है, और इससे बहुत जल्दी मृत्यु होती है। कभी आप देखोगे कि बहुत मतलब इसका जो गंध होता है, बहुत तीखा गंध होता है, अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा सा भी केमिस्ट्री में तो ये चीज़ आपको दिखी होंगी कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, और यही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है कार्बन। और बाकी CO हो गया, CO2 हो गया, ये सब गैस निकलती है तो नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे क्या होता है वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण करने वाले जो एलिमेंट हैं उनको जाकर के देख लीजिएगा, मतलब अगर आपके पास नोट्स हो कि स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से ये निकलता है, कभी कभी इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये रहे 25 क्वेश्चन, और उम्मीद है कि कुछ बातें समझ में आई होंगी। बाकी इसी तरह से आगे लेके आते रहेंगे और भी क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।